नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में अध्याय 4 में प्रश्नावली 4.1 को कंप्लीट किया था। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 4.2 के बारे में। 4.2 प्रश्नावली एक बहुत महत्वपूर्ण गणितीय व्यंजक पर आधारित है और उस गणितीय व्यंजक का नाम है असमीकाएं। छोटी क्लासेस में आपने समीकरण के बारे में पढ़ा होगा, सर्व समीकाओं के बारे में पढ़ा होगा। आज हम बात करते हैं असमीकाओं के बारे में। उससे पहले हम इन तीनों में अंतर भी समझ लेते हैं कि इन तीनों में आधारभूत फर्क क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास सर्व समीका, जिसे इनइक्वलिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं, और समीकरण जिसे हम इक्वेशन बोलते हैं, और सर्व असमीका जिसे हम इनइक्वलिटी बोलते हैं। इन तीनों के बारे में देखिएगा। सबसे पहले मैं सर्व समीका की बात करूं तो यह सार्वभौमिक सत्य होता है। क्या होता है? सार्वभौमिक सत्य। अर्थात ऐसा गणितीय कथन जो सभी के लिए सत्य हो, सब जगह सत्य हो, प्रत्येक के लिए सत्य हो, सार्वभौमिक सत्य कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बोलूं, त्रिकोणमितीय सर्व समीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह थीटा के सभी मानों के लिए सदैव क्या है? एक सार्वभौमिक सत्य है। थीटा का आप कोई भी मान ले लीजिए, इसके लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान सदैव 1 के बराबर होता है। अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय की बात करूं, पाइथागोरस प्रमेय, तो यह पाइथागोरस प्रमेय भी एक प्रकार की क्या है? सर्व समीका है, क्योंकि यह क्या है? एक सार्वभौमिक सत्य है। क्या है ये? एक सार्वभौमिक सत्य। मतलब किसी समकोण त्रिभुज में अगर मैं ये थीटा मान लूं, यह ABC हम ले लेते हैं, तो किसी समकोण त्रिभुज में ये लंब भुजा, आधार भुजा और ये कर्ण भुजा, तो कर्ण का स्क्वायर हमेशा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। यह एक क्या है? सार्वभौमिक सत्य है। तो वह सारे के सारे गणितीय व्यंजक जो सदैव एक सार्वभौमिक सत्य की भांति काम करते हैं, वह सारी की सारी क्या कहलाती हैं? सर्व समीकाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब हम दूसरा बात करते हैं समीकरण की। तो समीकरण आपको पता होना चाहिए, एक ऐसा गणितीय व्यंजक जिसमें बराबर का चिन्ह विद्यमान होता है, जिसका एक सुपरिभाषित बायां पक्ष और दायां पक्ष होता है। इसे हम बोलते हैं बायां पक्ष और इसे हम बोलते हैं दायां पक्ष। तो वह गणितीय व्यंजक क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। ठीक है, लेकिन हमारा आज का टॉपिक जो है वह असमीका से संबंधित है। तो असमीका क्या होता है? ऐसा गणितीय कथन या ऐसा गणितीय व्यंजक जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू के साइन, चिन्ह विद्यमान होते हैं, यह क्या कहलाता है? असमीका कहलाता है। तो तीनों में बेसिक मैंने आपको अंतर बता दिया। अब हम असमीका के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिएगा कैसे। हमारी जो हेडिंग है वह है असमीका। असमीका, इसे हम बोल सकते हैं ऐसा गणितीय व्यंजक, ऐसा गणितीय व्यंजक जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू के चिन्ह विद्यमान होते हैं, असमीकाएं कहलाती है। ठीक है, अब सुनिएगा इसका क्या मतलब होता है। अगर मैं यहां से एग्जांपल दूं, क्या कि x इज लेस देन 6, x इज लेस देन इक्वल्स टू 6, x इज ग्रेटर देन 6 और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। अब इसका मतलब समझिएगा, अगर मैं बोलूं
कोई संख्या 6 से छोटी है, 6 से छोटी होने का मतलब है कि इस संख्या को अगर मैं लिखूं, मान लीजिए हमारे पास यह 6 है, तो 6 को हमें सम्मिलित न करते हुए बाईं तरफ हम जाएंगे तो जितने भी मान हमें प्राप्त होंगे वास्तविक, वह इस असमीका का क्या होगा, हल होगा। 6 से जितने भी छोटे मान हैं जो 6 को सम्मिलित न करते हुए हमें प्राप्त होते हैं। अगर मैं बोलूं कि x इज लेस देन इक्वल्स टू 6, मतलब इस बार हमें 6 को क्या करना पड़ेगा, सम्मिलित करना पड़ेगा। यह 6 सम्मिलित है और 6 से सारे के सारे छोटे मान। अगर मैं x इज ग्रेटर देन 6 की बात करूं तो इस बार 6 को हमें सम्मिलित नहीं करना है, तो 6 से बड़े सारे के सारे मान, और लास्ट वाले में 6 को हम सम्मिलित नहीं कर रहे हैं, लास्ट वाले में 6 को सम्मिलित करेंगे और इसमें 6 या 6 से सारे के सारे बड़े मान। तो यह इन असमीकाओं के वास्तविकता में अर्थ होते हैं। क्लियर है? अब सुनिएगा, इसमें हमने लेस देन के चिन्ह को देखा, ग्रेटर देन को देखा, लेस देन इक्वल टू देखा, ग्रेटर देन इक्वल टू देखा, और इन्हीं आधार पर हम असमीका को अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं। देखिएगा कैसे। असमीकाएं, ठीक है, यहां पे एक चर में, ठीक है, फिर 2 चर में, और आगे हमारे पास 2 से अधिक चरों में, 2 से अधिक चरों में। हमारे कक्षा 2 चरों में, हमारे कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में एक चर और 2 चर वाली असमीकाओं की चर्चा की गई है। 2 से अधिक चरों के बारे में हमारी पाठ्य पुस्तक में चर्चा नहीं है, तो हम विशेषकर इन दोनों पर ही फोकस करेंगे। तो देखिएगा, अगर एक चर की असमीका की मैं बात करूं तो यहां पर मान लीजिए ax, ठीक है, यह एक असमीका ले लेता हूं लेस देन b। तो यह हमारी असमीका जिसमें केवल और केवल एक चर x विद्यमान है, तो यह क्या कहलाती है, एक चर में असमीका कहलाती है। जरूरी नहीं है कि चर x ही हो, y भी हो सकता है। ay इज लेस देन मान लीजिए b, या फिर ay इज ग्रेटर देन b, या फिर ay इज लेस देन इक्वल्स टू b, या फिर ay इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b। तो किसी भी प्रकार की सर्वसमीका हो सकती है जो इन चारों चिन्हों से मिलकर के बनी होती है ना, इन चारों चिन्हों से मिलकर के बनी होती है। अब इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसमें चर जो होगा वह केवल और केवल मात्र क्या होगा, एक होगा, चाहे वो x ले लो चाहे वो y ले लो, ठीक है जी। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि a का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो यह पूरा का पूरा जो पद है वो गायब हो जाएगा। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज है कि एक चर वाली असमीका में a का मान 0 नहीं होगा यदि असमीका इस रूप की है तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2 चरों वाली असमीका के बारे में। ax प्लस का by, और मैं बोलता हूं यहां पर लेस देन c, ax प्लस का by लेस देन इक्वल टू c, ax प्लस का by ग्रेटर देन c, और ax प्लस का by इज ग्रेटर देन इक्वल टू c। ये चारों के चारों उदाहरण जिसमें हमारे पास असमीका के चिन्ह हैं और साथ ही साथ में कितने चर हैं, हमारे पास 2 चर विद्यमान हैं। तो यह सभी उदाहरण किसके हैं, 2 चरों वाली असमीका के उदाहरण हैं। इसमें भी यह महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे पास a एवं b के जो मान हैं वह शून्य नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई शून्य हो गया या दोनों ही शून्य हो गए, अगर दोनों ही शून्य हो गए तो x और y दोनों के पद विलुप्त हो जाएंगे। अगर a शून्य होगा तो यह 2 चर वाला ना होकर के एक चर में परिवर्तित हो जाएगा, और अगर b शून्य हो गया तो भी यह 2 चर वाला न रह करके एक चर में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमें यहां से a एवं b दोनों ही अशून्य चाहिए।
दो से अधिक चरों में, मान लीजिए 3 ले लेता हूं, तो ax प्लस बी वाई प्लस का सी जेड इज लेस देन डी। ठीक है, यह 3 चरों वाली क्या है, असमीका। 4 चर भी ले सकते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस यहां पर d, मान लीजिए मैं यहां पर w ले लेता हूं, है ना, और ये आपके ले लेते हैं लेस देन p ले लेते हैं। ठीक है, जहां पर x y z और w जो है वह क्या है, चर राशियां। हम इस पर विशेष बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हम इन दोनों पर ही बात करेंगे जो कि हमारे सिलेबस में है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम पहले चर्चा करेंगे एक चर वाली असमीका के विषय में। एक चर वाली असमीका, देखिएगा, इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल। मान लीजिए हमारे पास एक असमीका है ax इज लेस देन b। ठीक है, अब सुनिएगा, असमीका जो होती है वह सदैव सदैव एक हल क्षेत्र को निरूपित करती है। किसको निरूपित करती है, हल क्षेत्र को निरूपित करती है, निरूपित करती है। यह सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है। हल क्षेत्र का मतलब यह है कि x के जो मान है वह एक से ज्यादा हो सकते हैं। अगर हम समीकरण की बात करें तो समीकरण को संतुष्ट करने वाले x के मान लिमिटेड होते हैं, लेकिन यहां पर असमीका में जो हल क्षेत्र आता है उसमें x अर्थात चर राशि के जो हल मान होंगे वह अपरिमित होंगे। कैसे होंगे अभी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले हम यह सीख लेंगे कि किसी एक चर वाली असमीका को हल करने का क्या तरीका होता है और उसे हम ग्राफ्य विधि द्वारा निरूपित कैसे करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास हम एक एग्जाम्पल से इसको हल करेंगे। एग्जाम्पल मैं यहां पे ले लेता हूं। मान लीजिए मुझे बोला जाता है 2x इज लेस देन 4। ठीक है, तो जो भी आपको असमीका दे रखी है, तो स्टेप नंबर 1 इसका क्या होगा, चरण पहला, दी गई असमीका में असमीका के चिन्ह को बराबर के चिन्ह में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, हमने ये परिवर्तित कर दिया, तो हमारे पास क्या आएगा, 2x बराबर किसके आ जाएगा, 4 के। यह चीज आपको समझ में आ गई। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, चर के गुणा में या योग में सभी मानों को दाईं ओर पक्षांतरित करते हैं। अब देखिएगा, गुणा में होगा तो दाईं ओर भाग हो जाएगा और योग में होगा तो माइनस में हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 2x का मान यदि हमारे पास 4 के बराबर है तो x का मान किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। मतलब 2x बराबर 4 तो x बराबर 2। ठीक है, अब सुनिएगा, स्टेप नंबर 3, प्राप्त हल समीकरण को ग्राफ में एक रेखा जो कि
या तो x अक्ष के समांतर होगी या y अक्ष के समांतर होगी बनाते हैं। ठीक है, हमें जो समीकरण प्राप्त हुई है उसको हम ग्राफ्य विधि में निरूपित करने हेतु, मान लीजिए हमारे पास यह ग्राफ है x और y अक्ष में, तो इसे हमें ग्राफ्य विधि द्वारा निरूपित करना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में ग्राफ्य निरूपण है। यह हमारे पास x हो जाएगा, यह माइनस x हो जाएगा, यह y हो जाएगा, यह माइनस y हो जाएगा। अब हमें जो समीकरण प्राप्त होगी जो कि एक चर राशि में है, या तो x अक्ष के समांतर रेखा होगी या फिर y अक्ष के समांतर कोई रेखा होगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यह x अक्ष के समांतर है या y अक्ष के समांतर है? तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर एक बॉक्स बना करके लिख देता हूं, x अक्ष के समांतर, अक्ष के समांतर के लिए आपको पता होगा x बराबर प्लस माइनस कोई कांस्टेंट आपका समीकरण के रूप में प्राप्त होता है, और y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर के लिए y बराबर प्लस माइनस का कोई कांस्टेंट आपको प्राप्त हो रहा है। कहने का अर्थ यह है कि जब कभी भी समीकरण में x बराबर प्लस माइनस का कोई कांस्टेंट या अचर है तो वह किसके समांतर होगी? यहां से अगर मैं बात करूं तो वह समांतर होगी किसके? y अक्ष के। वह समांतर होगी किसके? y अक्ष के। y अक्ष के समांतर और यह x अक्ष के समांतर। तो y अक्ष के समांतर कोई रेखा का समीकरण इस रूप का होगा और x अक्ष के समांतर किसी रेखा का समीकरण इस रूप का होगा। ठीक है जी। अब हमारी जो समीकरण है उसमें हमें x बराबर कुछ दे रखा है। देखिए हमारी जो समीकरण निकली थी वह x बराबर क्या निकली थी? 2 निकली थी। इसका मतलब आप खुद बताइए कि यह पहले वाले के समान है या दूसरे वाले के समान है? यह हमारी पहले वाले के समान है, क्योंकि x बराबर 2 एक ऐसी रेखा है जो कि y अक्ष के क्या है? समांतर। तो हमें कुछ भी नहीं करना, इस x अक्ष पर एक बिंदु लेना है 2,0 और एक ऐसी रेखा खींच देनी है जो किसके समांतर है? y अक्ष के समांतर, कुछ ऐसी। ठीक है जी। अब देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आपको ध्यान में रखनी है क्या? इस असमीका में गौर से देखो, केवल लेस देन का चिन्ह है। अगर किसी असमीका में केवल लेस देन और केवल ग्रेटर देन का चिन्ह होता है, केवल लेस देन या फिर केवल ग्रेटर देन का चिन्ह होता है, तो हमेशा रेखा जो है, रेखा क्या बनाई जाती है? डॉटेड बनाई जाती है, डॉटेड, है ना। और लेस देन इक्वल टू का या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का होगा तो रेखा जो है वह कैसी बनाई जाती है? गहरी बनाई जाती है। कैसी बनाई जाती है? गहरी। डॉटेड जिसमें रेखा पूरी गहरी नहीं है, बीच बीच में इसके क्या लगे हुए हैं? कट लगे हुए हैं, डॉट लगे हुए हैं। ठीक है, देखिएगा वो कैसे, कुछ इस तरीके से, है ना। कैसे? डॉटेड ऐसे। यह रेखा आपकी आएगी। क्लियर? हमें हमेशा क्या बनानी है? डॉटेड रेखा बनानी है, क्योंकि हमारे पास जो चिन्ह है वह कौन सा चिन्ह है? लेस देन का चिन्ह है, जिसमें सम्मिलन का चिन्ह नहीं है। जहां सम्मिलन का चिन्ह नीचे बराबर भी होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं? गहरी रेखा बनाएंगे, और जहां पर बराबर का चिन्ह नहीं है वहां पर हम क्या बनाएंगे? डॉटेड रेखा का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, x बराबर 2 हमारी रेखा बन गई। अब इसका अगला स्टेप आता है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या है? मूल बिंदु परीक्षण। स्टेप 4, मूल बिंदु परीक्षण। पहला सवाल है, नियम काफी आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे प्रश्नों को करोगे तो हल हो जाएगा। असमीका
में मूल बिंदु को संतुष्ट करवाकर या मूल बिंदु को रखकर, ज़्यादा सही रहेगा, मूल बिंदु को रखकर यदि वह असमीका को संतुष्ट करे तो हल क्षेत्र मूल बिंदु वाला होगा, अन्यथा मूल बिंदु के अलावा वाला होगा। ठीक है, अब मैं सभी नियमों को एक ही जगह बना देता हूं। एक नया वक्र बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा, हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास y अक्ष है और ये हमारे पास क्या है, x अक्ष है। ठीक है, नामांकन करना आवश्यक है, प्लस का x, माइनस का x, प्लस का y और माइनस का y। हमारे पास रेखा 2,0 से होकर के गुजरेगी और हमारी जो रेखा आएगी वो कौन सी आएगी भाई, डॉटेड आएगी। कौन सी आएगी, डॉटेड आएगी, ध्यान रखना, ये डॉटेड रेखा आएगी, क्योंकि असमीका में सम्मिलन का चिन्ह नहीं है, बराबर वाला चिन्ह नहीं है, केवल लेस देन वाला चिन्ह है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब हमारा हल क्षेत्र, ये हमारा मूल बिंदु है 0,0, देखिएगा, है ना। अब हमारा हल क्षेत्र इस रेखा से दाईं तरफ भी हो सकता है और इस रेखा से बाईं तरफ भी हो सकता है। तो इस रेखा का सबसे पहले मैं नाम लिख देता हूं, ये रेखा क्या है, x बराबर 2 है। ठीक है, अगर दाईं तरफ होगा तो मूल बिंदु इस असमीका को संतुष्ट नहीं करेगा, क्योंकि जिसमें मूल बिंदु आएगा वह उस असमीका को संतुष्ट करेगा, और जिस हल क्षेत्र में मूल बिंदु नहीं आता है वह असमीका को संतुष्ट नहीं करेगा। इसका मतलब हमारे पास दो हल क्षेत्र आते हैं, एक ये पहले वाला हल क्षेत्र, एक ये दूसरे वाला हल क्षेत्र। एक में मूल बिंदु है और एक में मूल बिंदु नहीं। लेकिन हमारा जो हल है वह कौन सा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी असमीका x इज लेस देन 2 है ना। तो x इज लेस देन 2 का मतलब है कि x बराबर 0 रखने पर मूल बिंदु संतुष्ट करवाएंगे, रखने पर। तो x इज लेस देन 2 में x का मान 0 रखेंगे तो 0 इज लेस देन 2, जो कि एकदम सत्य है कि 0 जो होता है वह 2 से छोटा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, असमीका में ये कभी भी ऐसा चिन्ह आए तो जहां दो मुंह खुलते हैं वह बड़ा मान होता है। कौन सा मान, बड़ा मान होता है। और जहां पर ये तीर खुले, तीर दिखाई दे रहा है, वहां पर क्या होगा, छोटा मान, है ना। अब आप देख सकते हो कि अगर मैं लिखूं 7 जो है वो बड़ा है 3 से, तो बिल्कुल सत्य है। अगर मैं लिखूं 8 जो है वह छोटा है किससे, 9 से, तो यह बिल्कुल सत्य है। मैं लिख रहा हूं 12 जो है वह छोटा है 15 से, तो बिल्कुल यह सत्य है। बात समझ में आ रही। तो जहां पर आपके दो मुंह खुलते हैं वह बड़ा मान, और जहां पर ये तीखा पोर्शन खुलता है वह छोटा मान। तो दो मुंह खुल रहे हैं तो 2 बड़ा होगा 0 से, बिल्कुल सत्य है। इसका मतलब इस दिए गए असमीका के हल क्षेत्र में मूल बिंदु सम्मिलित होगा, क्योंकि मूल बिंदु इसको संतुष्ट कर रहा है। तो हम यहां से क्या करेंगे, इसका हल क्षेत्र बनाएंगे। तो हल क्षेत्र कैसे बनाना है, इस रेखा से ऐसी रेखाएं खींचनी है जो इस तरीके से तीर बनाते हुए, ये इसका हल क्षेत्र होगा। 5, 6, 7, 8 ऐसी रेखाएं खींच दीजिए जो इस पूरे के पूरे क्षेत्रफल को क्या करे, कवर करे। तो कुछ इस तरीके से। तो इस असमीका का जो हल क्षेत्र होगा यह होगा, और आप भी लिख भी दीजिए यह इसका क्या है, हल क्षेत्र। क्लियर है भाई, हल क्षेत्र।
तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसमें एक दो क्वेश्चन और करते हैं तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका और समझ में आएगा, कैसे देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, मैं बोलता हूं यहां से 5x - 15 इज लेस देन 0। हमारे पास यह असमयिका, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेप क्या था कि जितने भी अचर मान है उसको दाईं तरफ भेजेंगे, केवल x को बाईं तरफ रखना है, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं 5x जो होगा, या सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस दिए गए असमयिका के चिन्ह को किस में बदल देते हैं, बराबर के चिन्ह में। तो लेस देन वाला जो चिन्ह होगा वह किस में आ जाएगा, बराबर के चिन्ह में, ठीक है। अब सुनिएगा 5x बराबर किसके आ जाएगा, 15 के, ठीक है। तो x का मान किसके बराबर आ जाएगा, 15/5 के। तो x हम लिख सकते हैं किसके बराबर आ गया, 3 के। अब आप खुद मेरे को बताइए कि x बराबर 3 y अक्ष के समांतर होगा कि x अक्ष के समांतर रेखा होगी। तो x बराबर 3 होगा तो हमेशा किसके समांतर, y अक्ष के समांतर, ठीक है। तो यह रेखा किसके समांतर है, y अक्ष के समांतर है। तो मैं यहां पर अक्ष बना देता हूं, ये प्लस का x, माइनस का x, प्लस का y और माइनस का y, कितना 3 पे है। और ध्यान दीजिए 3 पे है और चिन्ह देखिएगा, चिन्ह जो है इसमें सम्मिलन नहीं है। इसका मतलब 3,0 से रेखा जाएगी, लेकिन कौन सी रेखा, डॉटेड रेखा। कौन सी रेखा, डॉटेड रेखा। तो इस तरीके से हमारी डॉटेड रेखा बनेगी, ठीक है। यह हमारा मूल बिंदु है 0,0, ठीक है। यहाँ पे और भी मान होंगे, 1,0 होगा, 2,0 होगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 1,0, माइनस का 2,0, ये आपका होगा 0,1, 0,2, 0,3, और नीचे की तरफ 0,-1, 0,-2 और 0,-3, ठीक है। देखिएगा अब हमने यहां पर x बराबर 3 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, मूल बिंदु को संतुष्ट करवाएंगे। तो मूल बिंदु का परीक्षण है ना, मूल बिंदु का परीक्षण। यहां तक तो हमारी रेखा बन गई। मूल बिंदु का परीक्षण मतलब 5x माइनस में 15 इज लेस देन 0 में x के स्थान पर 0 रखेंगे तो x 0 माइनस का 15 इज ग्रेटर देन 0। तो 5 गुणा 0 0 हो जाएगा। तो माइनस का 15 छोटा है 0 से, तो यह बिल्कुल क्या है, सत्य है, ठीक है। इसका मतलब इसके हल क्षेत्र में मूल बिंदु सम्मिलित होगा। मतलब हमारे जो दो भाग बनेंगे, पहला भाग हल क्षेत्र का ये वाला, दूसरा भाग हल क्षेत्र का ये वाला, तो हमारा हल क्षेत्र में कौन सा आएगा, हल क्षेत्र में हमारे पास आएगा पहला वाला भाग। कौन सा वाला भाग, पहला वाला भाग। इसका मतलब जैसे हम इसका हल क्षेत्र बनाएंगे तो मूल बिंदु को सम्मिलित करेंगे, मतलब हल क्षेत्र ये वाला, ठीक है। कुछ ऐसा बातें आपको समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है क्योंकि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा शायद, यह हल क्षेत्र होगा आपका, ठीक है। क्लियर है भाई सभी को, है ना। अब सुनिएगा, हल क्षेत्र के मतलब, हल क्षेत्र का मतलब क्या होता है इसको समझिएगा। इसको मैं समझाता हूं कि जो अभी हम कर रहे हैं वो वास्तविकता में है क्या। 5x बराबर, अब मैं 15 कर देता हूं तो x का मान अपने पास कितना आया, 3 के बराबर आया, ठीक है। इसका मतलब देखिएगा, यदि 5x का मान लेस देन 15 है, इसका मतलब कि 5x का मान 15 से छोटा कब कब आएगा, जब हम x का मान 3 से छोटा रखेंगे। मान लीजिए x का मान मैंने 4 रख दिया तो 5 चौक 20 हो जाएगा, जो कि 15 से छोटा नहीं है। लेकिन अगर हम x का मान 3 से कोई भी छोटा रखते हैं, मान लीजिए 2.9999 भी रखोगे तो भी 5 गुणा 2.999999 15 से कम आएगा। बात समझ में आ रही। कोई भी 3 से छोटा मान रख दो, 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, 0 तो 15 से कम होता ही। -1, -2, -3, -10, -15, ये सारे के सारे किससे आएंगे, 5 से गुणा होने के पश्चात
15 से कम ही आएगी। तो इस असमीका का मतलब ये होता है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, असमीका का मतलब होता है कि वह एक हल क्षेत्र को निरूपित करती है, और ये हल क्षेत्र आपको यहां पर दे रखा है। क्लियर है? एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल मैं बोलता हूं यहां पे y 4y माइनस का 20 इज लेस देन 0। ठीक है, लेस देन 0 की बजाय इस बार हम ग्रेटर देन 0 कर देते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भी 0 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, इसके हल में जो सबसे पहले हमें असमीका दे रखी है लिख लेते हैं, 4y माइनस का 20 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, 4y माइनस का 20 इसको करेंगे बराबर के 0। 4y बराबर किसके, 20 के, तो y का मान किसके बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर। y का मान आ गया 5 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ में इसको बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे देखिएगा। y का मान 5 आया, तो y बराबर 5, ये 5 0,5 से होकर के गुजरेगी। y बराबर 5 है, मतलब यह x अक्ष के समांतर होगी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, है ना, यह किसके समांतर होगी, x अक्ष के समांतर। तो रेखा जो है कुछ ऐसी बनेगी। देखिए इस बार मैंने जो रेखा बनाई है वह गहरी बनाई है। कैसी बनाई है, गहरी बनाई है, क्योंकि यहां पर जो चिन्ह है वह बराबर का भी सम्मिलित है। अगर ये बराबर का चिन्ह नहीं होता तो हम गहरी नहीं हल्की लाइन बनाते, जिसे हम डॉटेड लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा, यह हमारे पास क्या है, मूल बिंदु है। ठीक है, अब या तो हमारा हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ वाला होगा या मूल बिंदु से परे वाला होगा। वो हम कैसे निर्धारित करेंगे, मूल बिंदु परीक्षण से। किससे, मूल बिंदु परीक्षण से। ठीक है, देखिएगा, मूल बिंदु परीक्षण का मतलब यह है कि 4y माइनस का 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में मूल बिंदु रखेंगे। मतलब 4 इंटू वाई के स्थान पर 0 माइनस का 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4 इंटू 0 0 माइनस का 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो माइनस का जो 20 है, क्या वह 0 या 0 से बड़ा होता है क्या, जी नहीं। तो इसका मतलब यह असत्य है, मतलब मूल बिंदु जो है वह हल क्षेत्र में नहीं होगा, हल क्षेत्र में नहीं होगा, हल क्षेत्र में नहीं होगा। इसका मतलब हमारा जो हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु से परे वाला होगा, मतलब ये वाला। ठीक है, इसमें इस बार मूल बिंदु को सम्मिलित नहीं करेंगे, ये हमारा हल क्षेत्र होगा। ये हमारा हल क्षेत्र। ठीक है, आपको बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। ठीक है, यह कौन सी रेखा है, यह y बराबर 5 है। जहां जो रेखा है वहां पर हम लिख भी देते हैं। लास्ट वाले में हमने लिखा था कि नहीं लिखा था, यह रेखा है हमारे पास x बराबर किसके, 3 के। ठीक है जी, आपको बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई दिक्कत या कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा, ये तो अभी हमने देखे कौन से, एक चरों वाले समीकरण। अब हम बात करेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हम किस तरीके से असमीका रूप में लिख करके और ग्राफ्य विधि से हल कर सकते हैं। देखिएगा, दो चरों वाले रैखिक असमीकाओं का ग्राफीय निरूपण। क्या, ग्राफीय निरूपण। ठीक है, अब देखिएगा, दो चरों वाले रैखिक असमीकाओं का ग्राफीय निरूपण। हम जो असमीकाओं की बात कर रहे हैं वह रैखिक है ना। पहले भी जो मैंने आपको केस बताए थे वह सारे के सारे केस कौन से हैं, ये रैखिक वाले है ना। ये असमीका है, मतलब रैखिक असमीका है। रैखिक का मतलब होता है जिसमें चर की जो घात है वह एक रहेगी, है ना। रैखिक असमीकाओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है,
देखिएगा, अब यहां से दो चरों वाले रैखिक असमीकाओं का ग्राफीय निरूपण। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका व्यापक रूप क्या होता है। ये होता है ax प्लस बी वाई इज लेस देन इक्वल टू सी, या फिर ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी, ax प्लस बी वाई इज लेस देन इक्वल टू सी, और ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ये हमारे पास चार प्रकार की रैखिक असमीकाएं मिलती हैं जो कि दो चर में परिभाषित हैं। यहां पर a तथा b जो है वह नॉन जीरो वैल्यूज होनी चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर ये जीरो के बराबर होगी तो मैं पहले ही बता चुका हूं दो चर से किस में परिवर्तित हो जाएगी, एक चर में परिवर्तित हो जाएगी। अब ये मान वही है, लेस देन वाला, ग्रेटर देन वाला, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, जो कि असमीका हेतु हमने प्रयोग में पहले भी लिए। ठीक है, अब इसको हल करने का क्या तरीका है, इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मुझे बोला जाता है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5। इस असमीका को हमें ग्राफीय रूप में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वो सेम टू सेम वही स्टेप। कौन सा? हल में हम लिखेंगे इसको असमीका को पहले x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5। तो इस असमीका के चिन्ह को हम किस में बदलेंगे, समीकरण के चिन्ह में बदलेंगे, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना, 5। अब देखिएगा वह रेखाएं जो केवल x और केवल y में थी वह तो x एवं y एक्स के समांतर आ जाती थी, तो हम सीधा ही उसको बना लेते थे। लेकिन x प्लस वाई बराबर 5 को हम कैसे बनाएंगे, यह हम पिछली लेक्चर्स में देख चुके हैं। हमने तो ऐसे दो समीकरणों को हल किया है ग्राफीय विधि से ना। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए वही काम, बॉक्स बनाएंगे, x प्लस वाई बराबर 5 हेतु एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें एक बार x का मान 0 रखेंगे और एक बार y का मान 0 रखेंगे। तो x का मान 0 रखोगे तो y का मान 5 आएगा, y का मान 0 रखोगे तो y का मान 0 रखोगे तो क्या आएगा, यहां से x का मान 5 आएगा। तो इसमें दो बिंदु आ जाएंगे, एक तो आएगा 0,5 और एक b बिंदु आ जाएगा 5,0 के बराबर। ये चीज आप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफीय निरूपण करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूं सभी को। देखिएगा अब ग्राफीय निरूपण कैसे होगा, मैं यहां पर एक्स एक्स और वाई एक्स बना लेता हूं। ठीक है, ये प्लस का x, ये माइनस का x, ये प्लस का y और ये माइनस का y। ठीक है, ये हमारा मूल बिंदु है ना। अब वही a बिंदु यहां पर हम ले लेते हैं क्या, 0,5 है ना, ये बिंदु हमने a ले लिया। और b बिंदु हम यहां पे क्या ले लेते हैं, b बिंदु हम यहां पे ले लेते हैं 5,0 हमने यहां पे ले लिया। अब a और b को मिलाने वाली रेखा है ना, इन दोनों को हम मिला देते हैं कुछ ऐसे, ये आगे बढ़ जाएगी। a और b को मिलाने वाली रेखा, इस रेखा का नाम क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या है, 5। ठीक है, यह हमारी रेखा बन गई। अब देखिएगा इसमें भी दो हल क्षेत्र हैं। ठीक है, एक तो मूल बिंदु की ओर वाला, एक मूल बिंदु से परे वाला। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ लेना है कि मूल बिंदु के परे लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें मूल बिंदु परीक्षण करेंगे। क्या करेंगे, मूल बिंदु परीक्षण। तो देखिएगा मूल बिंदु परीक्षण, मूल बिंदु परीक्षण में असमीका लिखते हैं x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5। यहां पर लेस देन इक्वल टू है इसलिए मैंने यहां पर गहरी रेखा बनाई है। अगर यहां पर केवल लेस देन होता तो मैं हल्की या डॉटेड लाइन बनाता। अब मूल बिंदु परीक्षण में उसमें तो केवल x या केवल y था, उसके स्थान पर 0 रखते हैं। तो मूल बिंदु परीक्षण में x के स्थान पर भी 0 और y के स्थान पर भी 0 लेस देन इक्वल टू 5। 0 प्लस 0 0 लेस देन इक्वल टू 5। तो हम जानते हैं कि 0 जो है वह 5 से छोटा है। बात समझ आ रही, 0 जो है वो 5 से छोटा है।
तो यह क्या है, एकदम सत्य है। इसका अर्थ यह है कि मूल बिंदु हल क्षेत्र में, मूल बिंदु हल क्षेत्र में स्थित होगा। अर्थात हमें हल क्षेत्र जो निकालना है उसमें मूल बिंदु मतलब सम्मिलित होगा, मतलब हमारा हल क्षेत्र कौन सा वाला आएगा, पहले वाला। इसमें जो भी आप रेखाएं बनाएं उसमें तीर का निशान और लगाएं। इस तीर के निशान का मतलब होता है कि यह रेखाएं और भी आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। तो यह हमारा क्या होगा, हल क्षेत्र, सॉल्यूशन एरिया, ठीक है जी। तो इस तरीके से दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हम हल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ठीक है। पहले चीजें समझ लो अच्छे से ताकि आगे आने वाली प्रश्नावली में कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल लेते हैं इसका, और मैं बोल रहा हूं यहां पे 5x माइनस का 3y बराबर, यहां पे हम मान लेते हैं 30, ठीक है। अब देखिएगा, बराबर 30 नहीं, असमीका का चिन्ह है तो हमें लेस देन या ग्रेटर देन लेना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं यहां पर, इस बार ग्रेटर देन ले लेता हूं, ठीक है। ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू कुछ ऐसा, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। हल में क्या, 5x माइनस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 है, और हमें इसको प्रश्न में आएगा ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए, ठीक है। देखिए 5x माइनस का 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है ना। देखिएगा अब हमें वही काम करना है, 5x माइनस का 3y बराबर किसके आएगा, 30 के आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही काम, एक बार x का मान 0 और एक बार y का मान 0, x और y। देखिए x का मान जैसे 0 रखा तो माइनस का 3y बराबर 30, तो y का मान कितना आएगा, माइनस का 10। y का मान 0 तो 5x बराबर 30, तो 5 गुणा 6 30 होता है, तो x का मान 6। तो दो बिंदु आ जाएंगे, एक a आएगा 0 माइनस 10 और b जो बिंदु आएगा वह 6 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहां से रेखा बना देते हैं कुछ इस तरीके से। ये प्लस का x, ये माइनस का x, प्लस का y और माइनस का y, ठीक है। अब देखिएगा a बिंदु जो है वो 0 माइनस 10 है, तो मैं मान लेता हूं a जो है वो 0 माइनस 10 कहीं यहाँ पे, ठीक है, मैंने बना दिया। b का जो मान है, b का जो मान है वह 6 0 है, तो मैं मान लेता हूं b जो है वो 6 0 यहाँ पे। अब इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कुछ ऐसी, ठीक है, इसको नीचे बढ़ा देते हैं कुछ ऐसे। सम्मिलन का चिन्ह है इसलिए मैंने गहरी रेखा बनाई है यहां से, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमें देखना है कि इसमें मूल बिंदु संतुष्ट होगा कि नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, मूल बिंदु परीक्षण। मूल बिंदु परीक्षण आप स्केल से बनाएंगे तो एकदम सीधी रेखा बनेगी, ठीक है। मूल बिंदु परीक्षण, तो हमारे पास 5x माइनस का 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, तो मूल बिंदु मतलब 0, 5 गुणा 0 माइनस का 3 इंटू 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ठीक है। तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, तो क्या 0 जो है वो 30 से बड़ा होता है क्या, मुंह इस तरफ खुला है, तो यह क्या है, एक असत्य है। क्या है, असत्य है। इसका मतलब मूल बिंदु जो है वह हल क्षेत्र में नहीं होगा, मूल बिंदु हल क्षेत्र में नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है। अगर मूल बिंदु हल क्षेत्र में नहीं होगा, इसका मतलब हमारा हल क्षेत्र मूल बिंदु से परे वाला होगा, मतलब या तो फर्स्ट वाला होना चाहिए या सेकंड वाला होना चाहिए। तो मूल बिंदु तो सम्मिलित नहीं होगा, मतलब मूल बिंदु से नीचे की तरफ वाला हमारा मामला हल क्षेत्र में आएगा, मतलब कुछ ऐसा। ये हमारा हल क्षेत्र, हल क्षेत्र,
ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने एक चर वाले और दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल किया है। ठीक है, आगे हम इस प्रश्नावली को भी बढ़ाएंगे। आज के लिए हम इतना ही लेते हैं। नेक्स्ट में हम इस प्रश्नावली को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से और प्रश्नों को हल किया जा सकता है जो असमीकाओं से संबंधित हैं और उनका ग्राफीय निरूपण हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।